टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट्स के अंदर पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि बाजार जोश में है, दम भर रहा है और ये 10,000 के बेहद करीब है। 10,000 लगेगा नहीं लगेगा इसकी पूरी रूपरेखा हम इसी कार्यक्रम में खींचेंगे। लेकिन पिछले 15 से 20 मिनट में मार्केट सिर्फ इसी रेंज में आके फंसा हुआ है। उसके पास 48 से 50 अंकों का गेन है और पाना है सिर्फ 30 से 35 अंक। और अगर ऐसा मिल जाता है तो आज ऐतिहासिक स्तरों पर पहुंच जाएगा। और आज बाजार का जो समीकरण है वो कुछ वैसा ही है कि आपको सब तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, चारों तरफ से सपोर्ट मार्केट के अंदर आ रही है। खैर इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन जरा एक बार हम पहले पूरा बाजार देख लेते हैं, इसमें चल कौन रहा है और टूट कौन रहा है। आप पहले देखेंगे रिकॉर्ड स्तरों पर तो 10,000 निफ्टी पहुंचने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। आज सपोर्ट उसके क्रॉस द सेक्टर से आता हुआ दिख रहा है, ये निफ्टी के लेवल्स हैं। अब दूसरा, आज कुछ दूध से जुड़ी हुई कंपनीज के अंदर हमको तेजी आती हुई दिखी है। आप देखिए क्वालिटी, मॉडर्न डेयरी, वाडीलाल, ये सभी के अंदर करीब 3 से 5% तक की मजबूती है। अब आते कुछ छोटी आईटी कंपनीज, यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ है। हालांकि आज फ्रंटलाइन आईटी, टीसीएस, इन्फोसिस भी चल रहे हैं, लेकिन मेरी दिलचस्पी ज़्यादा छोटी आईटी कंपनीज के अंदर है। ये मार्केट का हिस्सा भर तो नहीं है, ये बाजार को तो नहीं चला रहे, लेकिन ये फ्लेवर ऑफ द मार्केट है जो कि आज चलती हुई दिख रहे हैं। जेनटेक, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक, इन्फीबीएम जैसे शेयर्स आज अच्छा चले हैं। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनीज में भी अच्छी बढ़त है। आईटीसी तो चल ही रहा है, तो मालूम है, लेकिन इसके अलावा 3 हालांकि हमने और छोटी कंपनीज को भी जगह दी। इसी ग्राफिक्स में आप देखिए मनपसंद, केआरबीएल और वाटरबेस, ये कुछ एक ऐसी कंपनीज है जो कि आज चलती हुई दिख रही हैं। आज लिकर कंपनीज में भी तेजी हमको आती हुई दिखी है। लिकर कंपनीज में अगर आप स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे तो तिलक नगर और साथ ही जीएम ब्रिवरेजेस, ये कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं जो कि आज बढ़कर कामकाज करती हुई दिख रही हैं। अब कुछ एक और आपको डाटा दिखाते हैं जहां पे मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। उसमें गोल्ड फाइनेंस से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं जो सोने को फाइनेंस करती हैं, मन्नापुरम, मुथूट, दोनों ही आज बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। 3 से 4% तक की तेजी है। इस तरह की तेजी के अंदर इन दोनों कंपनीज का इस तरह का चलना अपने आप में एक नोटिस पैदा करता है। आज सरकारी बैंकों में भी तेजी, आज ये कहें कि कई दिनों के बाद जो फर्क दिख रहा है मार्केट में वो सरकारी बैंकों का है। इलाहाबाद बैंक, साउथ इंडियन और आंध्रा बैंक, ये कुछ बढ़कर कंपनीज कामकाज कर रही हैं। एक कंपनी जो कि एक सेगमेंट जो पूरा टूट रहा है वो है फार्मा की छोटी और बड़ी कंपनीज, सभी पे ही नुकसान है। आज सारे के सारे शेयर्स आप देखिए 2 से 2.5% नीचे हैं। अब आशीष केलकर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमने पूरा एक मोटा मोटी खाका आपके सामने खींचा कि बाजार के अंदर क्या चल रहा है, कहां पे वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन 10,000 के बेहद करीब है हम। अब हम आज ही 10,000 लगाएंगे या सीरीज में 10,000 लगाएंगे, ये समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, शुक्रिया समय देने के लिए। आज आप जो बोलेंगे ना वो ट्रेडर्स सुन रहे हैं और उसी के हिसाब से रणनीति बनाएंगे, इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन को बारीक कर दीजिएगा और हमको ये बताइए कि आज 10,000 लगेगा या फिर नहीं लगेगा। हमारे पास तो पूरा डाटा है, हम तो रखेंगे ही, लेकिन आपका व्यू मैटर करता है सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। आफ्टरनून सर। अगर हम चार्ट का अगर हम जायजा लेते हैं तो मैं मानता हूं कि अगर हम दोपहर 1 बजे तक 9940 के ऊपर टिके रहते हैं तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि आज ही के ट्रेडिंग सेशन में हम 10,000 को टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 9970, तो एक दायरे में मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जब तक 9970 के ऊपर मार्केट चलना शुरू नहीं करता है तब तक आज के ट्रेडिंग सेशन में 10,000 को टेस्ट कर पाना मुश्किल है और इसके लिए निफ्टी को 9940 के ऊपर टिके रहना पड़ेगा दोपहर 1 बजे तक। ठीक है, तो ये आपको आशीष का एक व्यू तो मिल चुका है कि निफ्टी पे ओवरऑल कैसे ट्रेड करना है अभी। लेकिन जैसे हमने कहा हम तो कुछ डाटा से ही एनालिसिस करेंगे, एक्सपर्ट्स अपना व्यू तो आपको बाजार में दे रहे हैं, हम उसी डाटा पे आ जाते हैं। पहले संदीप से कुछ एक ट्रिगर समझते हैं जहां से ये समझ में आएगा कि बाजार को इस जगह तक कौन लेके आया है और क्या यही 10,000 के ऊपर भी मार्केट को या फिर 10,000 तक लेके आ जाएंगे। संदीप यही समझना चाहते हैं, ट्रिगर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो बाजार को यहाँ तक और आगे की दिशा भी दे सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं जिसमें आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कीजिए, आईटीसी की बात कीजिए और टीसीएस तो मैं लगातार कह रहा हूं, मुझे लगता है कि अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेट रखने वाला शेयर यही है। तो एक तो बैंक्स, आरआईएल, आईटी स्टॉक्स, ये कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो कि बाजार की तेजी में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आरआईएल, आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस, ये बैंक शेयर्स हैं, ये आज अच्छी तेजी दिखा रहे हैं और ये मार्केट के लिए आज सबसे बड़ा ट्रिगर साबित हो रहा है। दूसरी ओर डिम्पी, अगर आप देखिए जब हम रिलायंस के रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे थे ना डिम्पी, तो मैंने आपको कहा था कि 90% 2 सेगमेंट से आ जाती है और 3 या 4 क्वार्टर्स के बाद ऐसा हुआ था कि दोनों जो मेन सेगमेंट्स हैं वहां से अच्छा प्रदर्शन एक साथ देखने को मिला है। बाजार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप एफआईएसडीएस की बात कीजिए,
3 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि एफआईज डीआईज दोनों मार्केट में खरीदार हैं। एफआईज की लगातार बिकवाली चल रही थी और 3 महीने के बाद ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है कि एफआईज की जो बिकवाली है वो थमी है, अब उनकी ओर से खरीदारी देखने को मिल रही है। और जुलाई में ही, इसी महीने में हमने देखा पहली बार कि डीआईज और एफआईज दोनों की ओर से अब कैश सेगमेंट में खरीदारी के ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर जो लिक्विडिटी है वो काफी मजबूत है और जीएसटी का जो डर है वो बाजार में अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। डीस्टॉकिंग जो हुई थी जून में, अब उसका जो इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होता जा रहा है और बाजार नॉर्मल की ओर बढ़ता जा रहा है जब से जीएसटी लागू हुआ है। तो ये एक फंडामेंटल ट्रिगर जो कि बाजार को तेजी का ट्रिगर दे रहा है। और उसके साथ साथ एक तो जो नतीजे आए हैं अब तक अच्छे देखने को मिले हैं, खासतौर पे जो बेलवेदर कंपनियां हैं, इन्फोसिस हुई, रिलायंस हुआ, इनके जो नंबर्स आए हैं वो काफी मजबूत देखने को मिले हैं। और दूसरी ओर मॉनसून के आंकड़े देखिए डिम्पी आप, अब तक जो आंकड़े आए हैं मॉनसून के, सामान्य से 3% ज्यादा बारिश हुई है, तो ये भी बाजार के लिए एक बड़े ट्रिगर का काम कर रही है। तो नो डाउट दिग्गज तो अपने आप में कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ एफआईएस की खरीदारी, लिक्विडिटी का सपोर्ट, नतीजे और मॉनसून, ये कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं जो कि बाजार को काफी बड़े पैमाने पे आज सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट तो कर रहे हैं और ये सपोर्ट हमको डेरिवेटिव से भी समझ में आ रहा है। जरा मैं जल्दी से आपको वो सारे आंकड़े बता देता हूं जहां से हम 10,000 की तरफ जाते समय ये हमको मजबूती दे रहे हैं। इस हफ्ते एक्सपायरी से पहले ही शॉर्ट कवरिंग हमको आते हुए दिखिए, ये क्रॉस द बोर्ड चल रही है, सिर्फ फार्मा या छोटा मेटल्स को छोड़ दिया जाए। ट्रेडर्स की तरफ से लगातार पुट्स में बिकवाली हो रही है, यानी कि मंदी को बेचा जा रहा है। आप 9900 की कॉल और 10,000 की कॉल देखेंगे, यहां पर भी शॉर्ट कवरिंग से बाजार के अंदर तेजी आती हुई दिखी, यानी कि जो भी मंदी 10,000 पे लोगों ने खड़ी कर रखी थी वो सिस्टम से बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा आप 9900 की पुट, जो मैं आज सुबह भी आपको कह रहा था कि कॉल पुट करने के लिए सबसे बेहतर है, इसके अंदर जोरदार बिकवाली है, मंदी बिक रही है 9900 के स्तरों पर भी, इसलिए बाजार इस लेवल को छोड़ेगा नहीं, 10,000 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यह डेरिवेटिव आंकड़ा भी यही बात रखते हुए, और रिकॉर्ड स्तरों पर शेयर्स में तेजी है, क्योंकि 12 में से 11 शेयर बैंक निफ्टी के ही कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि आज बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। तो अक्रॉस द सेगमेंट अगर आप देखें डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज बाजार काफी तेज, काफी बेहतर नजर आ रहा है। ये पूरा कुछ एक आपके सामने आंकड़े चलते रहेंगे जो कि इन्होंने अच्छा रिटर्न्स दिया है, कौन कौन से निफ्टी की कंपनीज है जिन्होंने अब तक अच्छा रिटर्न दिया है, ये सारे ग्राफिक्स आपके सामने हम चलाते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एक आपको दो चीजें बताऊंगा। आप एफएनओ को अच्छा समझते हैं, लेकिन मैं रजत से बातचीत कर रहा था। एक तो आपने जो कॉल पुट की बात करी, पुट में अगर आप देखिए तो जो 9900 की पुट है उसमें ओपन इंटरेस्ट लगातार बिल्डअप होता जा रहा है, यानी कि जो नीचे मंदी नहीं होगी, नीचे नहीं गिरेगा बाजार, उसका कन्विक्शन बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ साथ जो दूसरी ओर, जैसे मैंने एफआईएस डीएस की बात करी थी, एक साथ वो खरीदार साबित हो रहे हैं। 10,000 की जो कॉल है जहां पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, अब वो ओपन इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है, जो कि शायद आप समझते होंगे कि जो रेजिस्टेंस है 10,000 का लेवल, वो अब कम रेजिस्टेंस का। खैर मैं इसका एक एनालिसिस करूंगा, लेकिन सीधा पहले हमको लोकसभा चलना होगा जहां पे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एक बयान decision and to neutralize the impact of global crude oil price volatility. The acquisition of HPCL by ONGC will result in significant synergies in terms of optimization of logistic costs, R&D activities, economics of scale of purchase of crude oil, and optimization of refinery operations. For observing this transaction, CCEA approved setting up an alternative mechanism headed by the Finance Minister, which will help in taking quick decisions with regard to the timing, price, terms and conditions and other related issues to the transaction. Post acquisition by ONGC, HPCL will continue to be a central government public sector enterprise, having become a subsidiary of ONGC. It can still maintain its cultural uniqueness and brand identity distinct from ONGC. Thank you, ma'am. विष्णुदेव साय जी। महोदया, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम से उल्लिखित वक्तव्य लोकसभा के पटल पर रखता हूं। तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यही बयान रखते हुए कि जो एक सब्सिडरी बनाया जा रहा है एचपीसीएल को ओएनजीसी के साथ, उसको तेजी से काम किया जाएगा। वो कुछ एक और जानकारी सांसदों को भी दे रहे थे कि इसके लिए जल्दी से काम होगा, सीसीए के अप्रूवल से लेकर कैसे प्राइसिंग होगा, कैसे इसको आपस में अधिग्रहण कर लिया जाएगा, इसको लेकर पूरी सरकार गंभीर नजर आ रही है और इस पर आगे बढ़ना चाहेगी। ये सांसदों को यहाँ पे जानकारी दे रही है। इसके अलावा क्योंकि लोकसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, यहाँ से बहुत अहम बयान आने वाले हैं। अभी जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने
HPCL और ONGC को लेकर किया। और लेकिन इस बीच कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मार्केट्स के अंदर आपको देखनी चाहिए। पहला, जैसे अभी संदीप हमसे पूछ रहे थे कि 9900 की पुट का और 10,000 की कॉल का क्या मतलब। 9900 की पुट एक बार वापस आप दिखा दीजिए, मैं जरा जल्दी से इसके बारे में बता दूं कि इस पुट के अंदर बिकवाली का मतलब क्या है। इस पुट के अंदर बिकवाली का मतलब है कि बाजार यहां से टूटेगा नहीं। पुट यानी मंदी, 9900 यानी कि बाजार का बेस अब 9900 की मंदी पर नहीं जाएगा। ये मंदी को बिक रही है मार्केट के अंदर, ह्यूज ओपन इंटरेस्ट के साथ बिक रही है। ये 41% जो आप नीचे देख पा रहे हैं, यही इंटरेस्ट है। ये बहुत बड़ा एक चंक है जो कि आज बाजार के अंदर जुड़ा और बाजार को 9900 के नीचे नहीं गिरने देगा। अब 10,000 की कॉल भी एक बार जरा दिखा सकते हैं आप। 10,000 की कॉल के अंदर हमको एक काफी अच्छा बिल्डअप आते हुए दिखा है, प्रीमियम। लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट जो घटा, संदीप ने जो बात पूछी, वो मंदी जिन्होंने कर रखी थी वो बाहर जा रहे हैं, इसलिए -2 आप देख रहे हैं। यानी कि मंदी के सौदे कटे, तेजी के सौदे अभी नहीं बने। मंदी के सौदे कटना ही इंडिकेट करता है कि बाजार की स्थिति, हेल्थ सुधर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। श्रेय इंफ्रा के नंबर्स भी आए हैं और उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ DK व्यास हैं। पहले एक बार मैं आपको नंबर्स बता दूं, उसके बाद व्यास जी से हम बात करना शुरू करेंगे। आय करीब 1114 करोड़ से बढ़कर 1190 करोड़ हुई है और मुनाफा 51 करोड़ से बढ़कर 76 करोड़ हुआ है। मिस्टर व्यास, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। नंबर्स देख के ऐसा लग रहा है कि अपनी कंपनी ने काफ़ी प्रिपरेशन की है, मेहनत कर रहे हैं आप, ताकि बैलेंस शीट्स को भी सुधारा जाए और आगे बढ़ा जाए। सर, एक ग्रोथ कैसे दिखती है आपको? ये नंबर इसी तरह से आप पोस्ट करेंगे, 10% की ग्रोथ रेवेन्यू में? सो आप देखें तो हमारे डिसबर्समेंट काफी अच्छे ग्रोथ देखे हमने इस पहले क्वार्टर में। हमारे इक्विपमेंट फाइनेंस के डिसबर्समेंट 44% ग्रोथ हुआ है। हमारा जो पोर्टफोलियो है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो भी ग्रो हुआ है। हमारा जो प्रॉफिट है उसमें काफी अच्छा ग्रोथ इस क्वार्टर में हुआ है। प्लस हमारे जो एसेट क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हुई है। आप देखें हमारा NPA लेवल जो है वो कंटिन्यूड इक्विपमेंट फाइनेंस में क्वार्टर टू क्वार्टर कम होता जा रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, उसका भी काफी कम हुआ है इस बार NPA। सो एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव हो रही है। सो ये एक होलिस्टिक परफॉर्मेंस है और मार्केट में इक्विपमेंट की सेल जिस तरह से ग्रोथ हो रही है तो इस तरह से ये ग्रोथ मेरी आशा है कि ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। तो जैसे इक्विपमेंट मार्केट में ग्रोथ होगी, हमारी भी ग्रोथ उस लाइन पे होती रहेगी। ठीक है। अच्छा सर, ये एक मेरे को बताएंगे किस सेगमेंट से आपको ग्रोथ का मोमेंटम ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि आपके अलग अलग वर्टिकल्स हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं इस समय? हमारा आप देखें जो इक्विपमेंट फाइनेंस है, हम लोग उसमें जो अलग वर्टिकल है, एक तो कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट का वर्टिकल है, एक IT इक्विपमेंट है, एक हेल्थ केयर है और एक रूरल है। 4-5 वर्टिकल है इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में। और हमें जो ज्यादा ग्रोथ अभी आ रही है वो आ रही है रोड सेक्टर से। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट है वहां पर रोड सेक्टर और इरिगेशन सेक्टर में हमें सबसे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वहां पे अगर आप देखें तो इक्विपमेंट की जो सेल है वो भी 30% से ज्यादा ग्रो हुई है फर्स्ट क्वार्टर में। और इसी की वजह कि हमारा चूंकि मार्केट शेयर 33% है तो उस हिसाब से हम भी वहां ग्रो कर रहे हैं। तो हमारी जो ग्रोथ आई है प्राइमरीली उस CME कंस्ट्रक्शन माइनिंग इक्विपमेंट से है, प्लस रूरल से आई है। जैसा हम सब देख रहे हैं कि मानसून काफी अच्छा है इस साल। सो जो रूरल ट्रैक्टर और रूरल इक्विपमेंट्स है, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हमें आशा है कि हमारी ग्रोथ वहां से भी अच्छी आएगी इस साल। मिस्टर व्यास, अभी सरकार ने एक फैसला किया था आर्बिट्रेजिंग को लेकर कि आप अगर कोई कोर्ट में आपका मामला चल रहा है, कोई इसमें वाद विवाद है, अगर कंपनी जीत जाती है तो सरकार हाई कोर्ट या फिर अपर कोर्ट्स में नहीं जाएगी। इससे कितना बड़ा बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि SCC की जब मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा रिलीफ है। आपके लिए भी ये रिलीफ है? हाँ, ये एक्चुअली देखिए हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। और अगर हमारे कस्टमर्स को रिलीफ है तो हम लोग को डेफिनेटली बहुत बड़ी रिलीफ है। ये जो जितने भी आर्बिट्रेशन अवार्ड्स वगैरह थे जिसमें कि जो कंटेस्टेड अवार्ड्स हैं उसमें नीति आयोग का जो डिसीजन था कि हम अगर बैंक गारंटी सबमिट कर रहे हैं तो वो पैसे लेंडर्स को मिल जाते हैं, तो उससे क्या लेंडर्स को काफी रिलीफ हो जाती है, उनका पैसा वापस आ जाता है। और कस्टमर्स का अवार्ड लिया हुआ है तो और गवर्नमेंट अगर डिसाइड करती है कि फिर वापस ऊपर लेवल कोर्ट में नहीं जाएगी तो इससे काफी रिलीफ कस्टमर्स को मिलती है और फाइनली उसका फायदा लेंडर्स को मिलता है। क्योंकि अगर कस्टमर्स का पैसा कहीं अटकता है तो इनडायरेक्टली लेंडर्स का पैसा भी उसके साथ ही अटकता है। तो इससे और यही कारण है कि अगर आप देखें इस क्वार्टर में जो कैश फ्लो कस्टमर्स के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूव हुई है, एक तो इस कारण से है, दूसरा वो जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं फ्रॉम BOT टू EPC की तरफ ज्यादा बिड्स वगैरह आए हैं, उसके कारण भी कैश फ्लो सिस्टम में काफी इंप्रूव हुआ है।
तो ये सारे फैक्टर मिला के रोड में काफी अच्छा काम देखने को मिला है और स्ट्रेस काफी कम हुआ है। ठीक है सर, ये सेगमेंट तो आप मेरे को बता रहे हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं ना एक मिनट के लिए जरा आपकी बैलेंस शीट्स पे आना चाहता हूँ। आप अपनी बैलेंस शीट्स पे एक तो डेट कितना शो कर रहे हैं, अगर है ज़्यादा तो इसको कम करने का तरीका क्या है, इस पर क्या विचार हो रहा है बोर्ड में, और दूसरा ये कैश कितना आपकी शीट्स में सर? सर हमारा जो ये इक्विपमेंट फाइनेंस की बैलेंस शीट अगर आप देखें तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 23,000 करोड़ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, उसमें शायद अप्रोक्सीमेटली 4,000 करोड़ का सिक्योरिटाइज असाइनमेंट पोर्टफोलियो है। सो बैलेंस शीट जो है हमारी वो शायद 18,000 से 19,000 करोड़ की इक्विपमेंट फाइनेंस की बैलेंस शीट है, और जो वो बाकी है 16,000 करोड़ की इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की बैलेंस शीट है। सो अगर आप देखें तो हमारा जो मेनली जो फंड है जो हम रेज कर रहे हैं वो सिक्योरिटाइजेशन असाइनमेंट से आ रहा है जो कि ऑफ बैलेंस शीट है, प्लस हमारा ऑलरेडी इक्विपमेंट फाइनेंस का पब्लिक बॉन्ड इशू अनसिक्योर्ड बॉन्ड सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड ऑलरेडी बाजार में चल रहा है। सो हम बैंकों से पब्लिक बॉन्ड एनसीडीज के थ्रू और सिक्योरिटाइजेशन एंड असाइनमेंट के थ्रू फंड रेज करते रहते हैं, और रेजिंग रिसोर्सेज हमारा ये चूंकि रॉ मटेरियल है विच इज यूज फॉर फाइनेंसिंग ऑफ इक्विपमेंट, तो ये हमारा एक कंटिन्यूड प्रोसेस है जो चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, आपके लिए तो खैर कंटिन्यू प्रोसेस हो जाएगा, आपके लिए हार्डकोर डेट की तरह काम करेगा। अच्छा सर, ये ग्रोथ कितना समझे हम आगे चल के, जो आपका रोड आप बता रहे हैं कि रोड सेगमेंट से होगा, और इन पर्टिकुलरली मैं इक्विपमेंट फाइनेंस में ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाना चाहूँगा। यहाँ पर सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है रोड डेवलपमेंट का, जहाँ से कुछ ग्रोथ आएगी। हाँ, सो अगर आप देखें रोड इक्विपमेंट की जो ग्रोथ है आज के दिन में 25 से 30% के आसपास है, और जो इंडस्ट्री है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि इस साल रोड इक्विपमेंट में 25% की ग्रोथ रहेगी पूरे साल में। सो अगर रोड इक्विपमेंट ग्रो करता है 25% से, तो हमारी भी ग्रोथ इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में उसी लाइन पर आनी चाहिए। और जहां तक आपने नॉर्थ ईस्ट में कहा, नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे रोड प्रोजेक्ट्स आज के दिन चल रहे हैं और गवर्नमेंट का काफी फोकस है वहां पे, और हमारे जो कस्टमर्स हैं अक्रॉस द कंट्री कई कस्टमर्स वहां पर काम कर रहे हैं, और इक्विपमेंट सेल भी काफी अच्छी हो रही है। सो नॉर्थ ईस्ट में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में। ठीक है, शुक्रिया आपका सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच HDFC बैंक के नंबर्स आए हैं, मैं आपको वो नंबर्स भी बता देता हूँ। यहाँ पे कंपनी का मुनाफा जो आया है वो 3890 करोड़ का है, 3240 करोड़ से बढ़कर 3890 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी इस बार आती हुई दिखी है, जो कि उम्मीद से कह सकते हैं कि थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा सा कमज़ोर है, ज़्यादा नहीं है। अभी प्रॉफिटेबिलिटी के जो नंबर्स आए हैं वो 3890 करोड़ है, 20% का राइस पैट के अंदर है, लेकिन जो उम्मीद थी उससे थोड़ा सा कमज़ोर प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स अभी आते हुए दिखे। अभी फर्स्ट नंबर्स ये। अच्छा, इनका मैं ग्रॉस एनपीएस भी आपको बता दूं, वो थोड़ा सा बढ़ गया है, ये 1.24% हुआ है, ये 1.05%। ग्रॉस एनपीएस भी थोड़े से बढ़कर आए। हालांकि अलग अलग सरकारी बैंक्स के मुकाबले अगर HDFC बैंक को देखेंगे ना आप, इनका औसतन 1% या 1% से नीचे ही ग्रॉस एनपीएस रहते हैं, यानी कि ऐसा कर्ज जो डूबने की कगार पर है। कंपनी ने इसकी प्रोविजनिंग कर रखी है। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि जो मुनाफा कंपनी ने शीट्स में दिखाया वो इस बार थोड़ा उम्मीद से कमजोर है। इस बार जो ग्रॉस एनपीएस आए हैं वो थोड़े से बढ़कर आए हैं। नेट एनपीएस में अगर आप देखेंगे हल्की सी बढ़ोतरी वहां पर भी हुई है। नेट एनपीएस इनके ट्रेडिशनली 0.5% या उससे नीचे रहते हैं, इस बार भी नीचे है और 0.44% है। राजेश अग्रवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, प्राइमा फेसी नंबर्स देखने के बाद आपकी राय चाहिए। ग्रॉस एनपीए हल्के से बढ़े, नेट एनपीएस बढ़ गए, मुनाफा अपने जो टारगेट है उससे हाइट थोड़ा सा कमजोर आ गया। कैसे करना है काम, कैसे करना है हमको HDFC पे? देखिए 1.24% का GNPA आया है और मेरे हिसाब से पैट और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इनलाइन ही आया है। पैट में 3894 करोड़ का इनलाइन है जो मार्केट के अनुमान के मुताबिक है, हल्का फुल्का इधर उधर है, तो उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा स्टॉक प्राइस पे। अगर बाजार के कारणों से करेक्शन आता भी है तो 1650 रुपए एक बहुत अच्छा बेस होगा स्टॉक के लिए। ठीक है, 1650 का बेस है। अच्छा, एक ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस में आपको ज्यादा चिंता तो नहीं दिख रही है ना सर? इस वक्त तो उतनी कोई विशेष चिंता नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो Q4 में 1.05 था और अभी 1.24 है। हल्की बढ़त बिल्कुल देखने को मिली है, लेकिन फिर भी अभी मैनेजेबल लेवल में है। अभी इस वक्त ऐसा हो रखा है कि जैसे सबसे डरावना वर्ड एनपीए हो गया है। हल्की सी बढ़त बाजार को चिंता में डाल रही है, बट हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में अगर हम देखने पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में अगर हम देखने जाएं तो 10% के एनपीए दिखाई दे रहे हैं। हाँ,
अच्छा राजेश जी, एक मिनट आप जरा लाइन पे रहिए, क्योंकि मेरे जो रिसर्च एनालिस्ट हैं पूजा त्रिपाठी वो जुड़ी हैं। लेकिन पूजा, हमने भी एनपीएस का तो पूछ लिया मिस्टर अग्रवाल से बात, ये प्रोविजनिंग सीधा 800 से 1500 करोड़ होगी, ऐसा क्या प्रोविजन कर दिया इन्होंने कि 800 करोड़ बढ़ गया, सीधा डबल ही हो गया प्रोविजन? तो जी, कुछ अकाउंट्स रहे होंगे और हमने ये केस इंडसइंड बैंक के नंबर्स में भी देखा था। अच्छा। क्योंकि वहां पर भी हल्की सी प्रोविजनिंग पड़ी थी, हल्का सा नेट एनपीए बना था। सेगमेंटल परफॉर्मेंस यहाँ पर देखना होगा, अभी जब मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री स्टार्ट करेगा तो वहां देखना होगा कि सेगमेंटल परफॉर्मेंस कैसा रहता है। लेकिन ये मार्केट डिस्काउंट कर रहा था कि ऐसे प्रोविजन इतना ही बढ़कर आएगा, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा डिस्काउंट नहीं कर रहा था, क्योंकि ओवरऑल अगर एस्टिमेट देखें तो 1.1% के आसपास का एस्टिमेट करे थे। लेकिन हम अपने प्रीव्यू में बार बार कह रहे थे इंडसइंड बैंक के नंबर्स को देखते हुए कि हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव सरप्राइज मिले, हो सकता है कि कुछ सेगमेंटल परफॉर्मेंस में यहाँ पर हल्का थोड़ा दबाव देखने को मिले, रिटेल पोर्टफोलियो से थोड़े बहुत स्लिपेजेस। लेकिन एज ही सेड कि मैनेजेबल लेवल्स पर है। लेकिन ग्रॉस एमपी के आंकड़े की वजह से हम देख रहे हैं जो बढ़त आई है उसी की वजह से स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मयूरेश जोशी भी मेरे साथ है। मयूरेश, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, मेरे साथ ना दूसरे लाइन पे राजेश अग्रवाल है। मैं एक मिनट जरा उनको फ्री कर दूं एक सवाल पूछ के। मिस्टर अग्रवाल, ये प्रोविजनिंग जो बढ़कर आई है, ये आपको डरा रही है क्या? क्योंकि एनपीएस और ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस, ये तो पुरानी बैलेंस शीट्स के होते हैं। प्रोविजनिंग तो फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस बताता है ना, क्योंकि हम तो प्रोविजन कर रहे हैं उसका, आज ही प्रोविजन कर रहे हैं और 1500 करोड़ का कर रहे हैं, पहले 800 का था। जी बिल्कुल सही कहा आपने, प्रोविजनिंग है, बट हमें देखना पड़ेगा कोई एक या दो पर्टिकुलर कोई अकाउंट्स के वजह से इनको ऐसा करना पड़ा हो। जैसे कि हमने पहले भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखा था, तो वो जब तक मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है उसके बाद ही उसमें कोई कॉल ली जाएगी। मुझे ये लगता है पर्सनली कि ये कोई एक आध अकाउंट को लेकर के ही बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया आपका। एक दो अकाउंट्स ऐसे हो सकते हैं शायद इसके वजह से प्रोविजनिंग ज्यादा। अगर आप नेट एनपीए का फिगर देखेंगे तो वहां पर ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है। ग्रॉस एनपीए के फ्रंट पर आए तो मतलब वहां कुछ स्लिपेजेस जरूर आए होंगे। खैर, बात आपकी भी सही है। और इस बीच मेरे साथ मयूरेश जोशी है। मयूरेश, इस रिजल्ट्स में क्या अच्छा दिख रहा है और क्या खराब दिख रहा है? लेकिन बैंक की परफॉर्मेंस ना हम एक चीज से तो नापते हैं, उसके नेट इंटरेस्ट इनकम वो अच्छी बढ़ी है, प्रोविजन ठीक नजर आ रहे हैं, अभी तक ज्यादा बढ़े हुए नहीं है। आपको क्या अच्छा और क्या बुरा दिखा नंबर्स में? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक जो टॉप लाइन ग्रोथ है आई थिंक वो ठीक ठाक है। प्रॉफिटेबिलिटी भी आई थिंक स्ट्रीट के अनुमान ही है। थोड़ा आई थिंक जीएनपीएस में थोड़ी दिक्कत हो गई रहेगी। बट मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे मैं प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूँ, आई थिंक दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द एग्री सेगमेंट। जितने ग्रॉस एनपीएस के फिगर आप देख रहे हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एग्री एडवांसेस की वजह से और प्रोविजनिंग होगी, इन माय ओपिनियन वुड आल्सो बी रिलेटेड टू द सेम। सो आई थिंक वन रियली हैज टू रीड इनटू दैट। एग्री सेगमेंट रिलेटेड होंगे तो शायद दिस कैन बी रिवर्स्ड इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। ठीक है, ये एग्री सेगमेंट, अभी आप क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो आप मेरे को थोड़ा और क्लियर होकर बताएंगे। ये सिर्फ एग्री सेगमेंट वाला ही डिवीजन है ना जिसकी प्रोविजनिंग या फिर एनपीएस पे कंसर्न जताया हुआ है? और तो कुछ रीड करने पर नहीं लगा ना, कहीं और ज्यादा दिक्कत दिखी हो आपको? नहीं, देखिए फाइनोसिस ही देख रहा हूँ मैं। आई थिंक दिस इज व्हाट माय परसेप्शन इज। डिटेल में आई थिंक मैनेजमेंट ही बता पाएगी, बट आई थिंक दिस इज मोर और लेस रिलेटेड टू दी ड्यूरेशन जो हमने एग्री सेगमेंट में देखा है। और क्योंकि फार्म लोन वेवर की बात चल रही थी, इंडसइंड बैंक में भी हमने ये पॉइंट उठाया था कि उसकी वजह से कुछ कंसर्न हो सकते हैं, और एचडीएफसी बैंक में भी शायद एग्री सेगमेंट को लेकर फार्म लोन वेवर की वजह से आ सकता है ये पॉइंट। खैर, ये बात बहुत नोटिसेबल है। लेकिन पूजा एक चीज बताइए, फार्म लोन वेवर आ तो गया, ये इस बार का या आगे भी प्रॉब्लम करने वाला है, ऐसा कुछ है? वो अभी मैनेजमेंट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगा और उसमें बताएगा तो क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि ये जो कंसर्न आया है ये किस वजह से आया। ठीक है मयूरेश, हमको अभी राजेश तो कह गए 1600 का लेवल नहीं तोड़ेगा, ये आपका राय क्या? अभी 1700 के ऊपर आ गया, शेयर तेज होने लग गया है। नहीं, अगर ये फार्म लोन वेवर की वजह से है और अगर मेजर इम्पैक्ट वहीं से आया है तो मेरे ख्याल से अगर मैनेजमेंट कमेंट्री दर्शाती है कि आई थिंक दिस वाज द इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द सेम थिंग और ये रिवर्सल्स आ सकते हैं, यू कैन सी प्रॉब्ली ट्रैक्शन हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट। मेरे हिसाब से आई थिंक बैंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है सारे एस्पेक्ट्स में। तो आई थिंक आई मेंटेन अ पॉजिटिव। तो शायद यस, आपका अभी आप जो पॉइंट रेज कर रहे थे ना बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। क्योंकि अभी आप एग्री पे कुछ डिवीजन पे कह रहे थे ना, 60% कंट्रीब्यूशन जो ग्रॉस एनपीएस का बढ़कर आया ना वो इसी से ही आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने पहली लाइन ही हमको पकड़ के बताई, और ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत बेहतर है कि सिर्फ एग्री वाला ही डिवीजन ऐसा है जिसकी वजह से ग्रॉस एनपीएस ऐसे आए। अदरवाइज बैंक की बैलेंस शीट्स में ऐसा कुछ खराब नहीं दिख रहा है। यही बड़ी वजह है कि बैंक अब धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर आ रहा है, क्योंकि एनपीएस
एग्री एनपीएस को लेकर चिंता थी। 60% जो एनपीएस बढ़े हैं वो कंट्रीब्यूशन एग्री सेगमेंट से ही है। डेट मीन्स 40% ही जो ग्रॉस एनपीएस या फिर नेट एनपीएस जो बढ़े हैं वो हालांकि वैसे भी बहुत कम है, लेकिन जो भी बढ़े हैं वो सिर्फ 40% अदर कंपोनेंट है। 60% इज फ्रॉम द एग्री सेक्टर, जो कि काफी हद तक डिस्काउंटेड था मार्केट्स के अंदर, इसलिए प्रोविजनिंग को लेकर अब ज्यादा शायद चिंता नहीं होगी। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री एक बार हमको और आ जाए, क्या प्रोविजनिंग एग्री को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 60% कंट्रीब्यूशन अभी भी ग्रॉस एनपीएस में उन्हीं का था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मयूरेश, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन पूजा एक बात और बताइए, 17% के एक मैं आपका वापस आ रहा हूँ, मेरे साथ मिस्टर हेमंत हजारिया इस बीच जुड़े हैं। हेमंत, शुक्रिया समय देने के लिए। आप एचडीएफसी के नंबर्स को कैसे रीड कर रहे हैं? हमने जितना भी अब तक समझा उससे लग रहा है कि शायद एग्री डिवीजन थोड़ा सा ऐसा है जो इस बार के नंबर्स में प्रेशर दे रहा है, अदरवाइज सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। आप भी ऐसे ही कुछ रीड कर रहे हैं सर? देखो, ऐसा क्या हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक इतना प्रीमियम वैल्यूएशन होता है। हाँ जी। तो ये तो अभी हम ग्रॉस एनपीए देखते हैं तो 1 से 1% के ऊपर हो गया है। उनका बैड डेट प्रोविजनिंग डबल हो गया है। नाउ एज कंपेयर्ड टू दूसरे बैंक ये नंबर भी अच्छे हैं, पर लेकिन एक गिवन एचडीएफसी बैंक सुपीरियर वैल्यूएशन और उसका कितना प्रीमियम है, ये इतना अच्छा नंबर ऐसा नहीं दिख सकता है। यस, बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, मैं ये प्रोविजन वाले पे कह रहा हूँ आपसे बात। आप कह रहे हैं कि सुपीरियर क्वालिटी है, लेकिन ये प्रोविजनिंग सीधा 800 से 1500 ही है। कुछ हिंट आप देना चाहेंगी, प्रोविजनिंग आखिरकार बड़ी क्यों होगी? ये क्यों इन्होंने इतना कॉशियस अप्रोच ले लिया? देखो, इस समय में कोई बैंक कॉशियस अप्रोच नहीं लेती है। कुछ बैड डेट हैसेट होगा तो इतना प्रोविजनिंग होना ही चाहिए। तो इसका कहना है कि एचडीएफसी बैंक में भी एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम अभी बढ़ रहा है। वो तो ऐसा लगता है ना, मैनेजमेंट ऐसे ही कहेंगे कि हमने ओवर एंड अबव आरबीआई की प्रोविजनिंग कर चुके हैं, पर लेकिन कितना मैनेजमेंट सोचते हैं प्रोविजनिंग करना वही होना चाहिए। तो ये प्रोविजनिंग डबल होने के कारण बहुत कुछ ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक में अभी एनपीए का भी प्रॉब्लम और बढ़ रहा है। अच्छा मिस्टर हेमेंद्र, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस नंबर्स को देखने के बाद प्राइमा फेसी जो भी आपने नंबर्स देखे होंगे, आप इसको रेट कैसे करेंगे इस रिजल्ट्स को? इसमें आप बैड डेट्स को भी इंक्लूड कीजिए इनके, इसमें प्रोविजनिंग को भी इंक्लूड कीजिए, प्राइसिंग को भी इंक्लूड कीजिए। आप रेटिंग में को थोड़ा सा बताइए ताकि मैं थोड़ा और क्लियर हो पाऊँ उस पर। देखो, एचडीएफसी बैंक की शेयर प्राइस भी बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि इस कारण में क्या हो रहा है कि सब फ्लोज बढ़ चुका है इंडियन मार्केट में, और ये क्वालिटी बैंक है तो उनका सब फ्लोज एचडीएफसी बैंक में गए हैं। पर ये रिजल्ट के बाद थोड़ा उसका डी रेटिंग होना चाहिए। पर लेकिन एंटायर मार्केट में आज क्या हुआ है कि वो फंडामेंटल्स में नहीं जाते हैं, ये सब मोमेंटम फ्लोज के बारे में जाते हैं। तो flows continue in the Indian stock market, HDFC Bank will do well. ये मार्केट में कोई फंडामेंटल का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमको ये पूरे रिजल्ट्स पे एक बार अपना आउटलुक भी रखने के लिए। देखिए 1700 के ऊपर आ चुका है। हमने 3 एक्सपर्ट से बातचीत की, हमारे साथ पूजा भी थी जिन्होंने हमको एनालिसिस करके बताया, राजेश, मयूरेश और साथ ही मिस्टर हजारिया। इन तीनों का कहना है कि नंबर्स दूसरे बैंकों के मुकाबले ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सुपीरियर क्वालिटी का बैंक है, इसमें अगर कुछ भी थोड़ा सा भी खराब होता है तो यहाँ पे वो नोटिसेबल होता है। ये मिस्टर हजारिया ने क्वेश्चन खड़ा भी किया, क्योंकि क्या इस वैल्यूएशन पर ऐसे नंबर्स आए हैं, ये एक बार मैनेजमेंट की कमेंट्री वो भी जानना चाहेंगे। लेकिन उनकी तरफ से कॉशियस था, अदरवाइज मयूरेश और राजेश तो कह रहे हैं कि ठीक है आप इसमें हैं तो इसमें आप बने रह सकते हैं। पूजा, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए थोड़ा सा एनालिसिस जो एचडीएफसी के बारे में बता रहे थे। खैर शेयर्स सब कुछ यहाँ पे ठीक आते हुए दिख रहे हैं। चलिए आशीष, शुक्रिया आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।